नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर सन 2024 में होने वाला है, उसको देखते हुए और जो 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है आरओ का, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का कवर कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। यूपी स्पेशल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक 12 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। ये हमारा 13वां लेक्चर है। इसमें हम लोग उत्तर मुग़ल शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर मुग़ल शासक के बारे में हम लोग भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग कोई भी टॉपिक उठाएंगे आधुनिक भारत से, अगर आधुनिक भारत से हम कोई भी टॉपिक लेते हैं यूपी स्पेशल को कवर करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग उसको भारत के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले संपूर्ण भारत के संदर्भ में उस टॉपिक को देखेंगे, उसको कवर करेंगे। तब उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश विशेष के लिए हम लोग कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में अगर हम लोग उत्तर मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण भारत के संदर्भ में उत्तर मुग़ल शासकों को पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास का एक टॉपिक होता है उत्तर मुग़ल शासक, तो ये हमारा पूरा का पूरा कवर होगा। साथ में हम लोगों का यूपी स्पेशल भी कवर होता चलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग भारत प्लस उत्तर प्रदेश को लेकर चलेंगे ताकि कोई चीज़ छूटने पाए। इसी प्रकार से जब हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल का, तो हम लोग कोई भी टॉपिक उठाएंगे यूपी स्पेशल को पढ़ने के लिए, तो उसको हम लोग पूरे के पूरे भारत के संदर्भ में उसका तुलना करते हुए लेकर चलेंगे। पहले उस टॉपिक को हम लोग पूरे भारत के संदर्भ में कवर करेंगे। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों को अगर हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले पूरे के पूरे एक बार भारत की नदियों को देखेंगे, फिर जाके यूपी स्पेशल पे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा क्या गहन अध्ययन हो जाएगा, विस्तार से हमारा अध्ययन हो जाएगा उस टॉपिक पे। तो आज के वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उत्तर मुग़ल शासकों के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का अभ्युदय हुआ, जिसे उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। तो कहा जा रहा है कि 1707 ईस्वी में, मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ही उत्तर मुग़ल काल प्रारंभ होता है और इसी काल के शासकों को उत्तर मुग़ल कालीन शासक कहा जाता है। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। यह काल मुग़ल साम्राज्य के पतन का काल था। याद रखिएगा, यहीं से, जब से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यहीं से मुग़ल काल का पतन प्रारंभ हो जाता है। भारत में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित हो जाते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो केंद्रीकृत सत्ता है वो बिखर जाती है। एक तरह से विकेंद्रीकृत सत्ता का प्रारंभ हो जाता है। छोटे छोटे स्वायत्त राज्य क्या होते हैं, अस्तित्व में आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मुग़ल साम्राज्य है धीरे धीरे पतनोन्मुख होने लगता है। अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे तथा विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। अब क्योंकि जो महत्वपूर्ण राजा था, औरंगजेब था, जो शासक था, एक महत्वपूर्ण शासक था, मजबूत शासक था, केंद्रीकृत सत्ता को इसने बनाए रखा था। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके शासनकाल से भी कुछ ऐसे कारनामे हुए, जो ऐसे काम किया इन्होंने, जिसकी वजह से जो मुग़ल साम्राज्य का पतन था वो इसी के शासनकाल से स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब तक ये ज़िंदा था तब तक काफ़ी चीज़ें क्या थी, कंट्रोल में थी। लेकिन इसके मरते ही क्या हुआ, सारी चीज़ें कमज़ोर होने लगी, सत्ता विकेंद्रीकृत होने लगा। और जब चीज़ें कमज़ोर होने लगी तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे भारत में। साथ ही साथ जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियाँ थी या जो विदेशी व्यापारिक कंपनियाँ थीं, वो भी मुग़ल साम्राज्य के या भारत में एक विकेंद्रीकृत या केंद्रीकृत सत्ता को नहीं देखते हुए, केंद्रीकृत सत्ता की अनुपस्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया, वहाँ की राजनीतिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। परंतु इतनी कठिनाइयों के बाद भी मुग़ल साम्राज्य का प्रभाव इतना था कि पतन की गति बहुत धीमी रही। तो ये सब होता रहा, लेकिन पतन ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 सालों में हो गया। उसका प्रभाव इतना था कि पतन धीरे धीरे मंद गति से हुआ था।
ये चीज़ तो था। आगे बात करें तो औरंगजेब के मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप कहिए कि 21 प्रांत थे मुगल साम्राज्य की मृत्यु के समय। ठीक, जिसमें से मुअज्जम जो था वो काबुल का क्या था, सूबेदार था। इसके पुत्र था जो मुअज्जम, वो काबुल का सूबेदार था। एक और पुत्र था, उसका नाम था आजम, वो गुजरात का सूबेदार था। और एक था कामबख्श, कामबख्श जो था वो बीजापुर का सूबेदार था। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये कि उसका कौन सा पुत्र कहाँ का सूबेदार था उसकी मृत्यु के समय। तो उसकी मृत्यु के समय जो मुअज्जम था वो काबुल का सूबेदार था, आजम जो था वो गुजरात का सूबेदार था, और जो कामबख्श था वो बीजापुर का सूबेदार था। एक बार और पढ़ लीजिए ताकि याद रहे। जो मुअज्जम था वो काबुल का सूबेदार था, काबुल का सूबेदार था। जो आजम था गुजरात का सूबेदार था, और कामबख्श जो था वो बीजापुर का सूबेदार था। कब? औरंगजेब की मृत्यु के समय। और औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? प्रांत थे 21, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। जाजो में जून, यानी कि एक युद्ध होता है जिसको जजाओ का युद्ध कहा जाता है, या जाजो का युद्ध भी कह सकते हैं। तो जजाओ का युद्ध यानी कि जजाओ में हुआ था, जो युद्ध जजाओ में हुआ था उसकी बात हो रही है। तो जजाओ में जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेना ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ ये कह रहा है कि आगे चल के क्या होता है, एक मिनट, हाँ इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक, चलिए, या क्या कह रहा है कि जो जजाऊ का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम, ये क्या कहाँ गया पेन हमारा, यहाँ पे, किसके बीच में हुआ था? हुआ क्या कि जो जजाऊ है, जजाऊ नामक स्थान पे 1707 ईस्वी में युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच में होता है। मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध होता है। ये दोनों कौन है? मुअज्जम औरंगजेब, दोनों औरंगजेब के पुत्र हैं। ये भी मुअज्जम भी और आजम भी औरंगजेब के दोनों पुत्र हैं। मुअज्जम कौन था? मुअज्जम काबुल का सूबेदार था। कहाँ का? काबुल का। और आजम कहाँ तक का था सूबेदार? गुजरात का सूबेदार था। तो इन दोनों के बीच में होता है जजाओ में युद्ध। जजाओ नामक स्थान पे 1707 ईस्वी में होता है युद्ध। और इसमें क्या होता है? मुअज्जम आजम की सेना को आजम ने परास्त कर दिया। ठीक है, मुअज्जम की जो सेना है, मुअज्जम की सेना ने आजम को परास्त कर दिया। तो इसकी सेना क्या हुआ? ये क्या हुआ? विजयी हुआ। ये क्या हुआ? जीत गया। कौन जीत गया? मुअज्जम क्या हुआ? जीत जाता है इस युद्ध में। तो कुल मिला के ये याद रखिए कि जजाओ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। इसमें मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध होता है। दोनों औरंगजेब के पुत्र हैं। वो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। एक तरह से ये उत्तराधिकार के लिए ही युद्ध था। तो इसमें क्या हुआ? मुअज्जम जीत जाता है। क्या हुआ? मुअज्जम जीत जाता है। जीत कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसका क्या नाम हो गया? बहादुर शाह प्रथम उसका नाम हो जाता है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। जजाऊ का युद्ध होता है। जजाऊ का युद्ध लड़ने के बाद मुअज्जम क्या होता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, मतलब कि मुगल सिंहासन पर बैठ जाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। आगे बात करें, अब बात करेंगे हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम हम लोगों ने बात किया कि 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। आप याद रखिएगा 1712 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है। 5 साल तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। तो 1707 में ये गद्दी पर बैठता है और 1712 तक ये गद्दी पर रहता है। इसके बारे में अगर बात करें तो बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। ये क्या हुआ? इसके बारे में एक बात ये कही जाती है, याद रखिएगा 65 वर्ष की अयोध्या मतलब की अवस्था में, काफ़ी उम्र दराज व्यक्ति हो गया था। तो ये 65 वर्ष की अवस्था में क्या करता है? मुगल सिंहासन पर बैठता है। इसे शाह आलम प्रथम एवं शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शाहे बेखबर जो है ये महत्वपूर्ण है। तो उस बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
या साहिब बेखबर किसको कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। शासक बनने के बाद उसने अपने समर्थकों को नई पदवियां तथा ऊंचे दर्जे प्रदान किए थे। तो ये शासक बना, उसके बाद अपने समर्थकों को, जिनके समर्थन से ये गद्दी पर बैठा था, तो और बाकी दरबार में जो इनके समर्थन थे, वो अपने समर्थनों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए इसने। मुनीम खान को इसने वजीर नियुक्त किया। याद रखिएगा, इसने वजीर किसको नियुक्त किया था? तो मुनीम खां को इसने वजीर नियुक्त किया था। औरंगजेब के वजीर, औरंगजेब का एक वजीर था अरशद खां, उसका नाम था अरशद खां, उसको वकील मुतलक का पद दिया था। किसका? वकील मुतलक का पद दिया गया। तथा जुल्फिकार खान को मीर बख्शी बनाया गया। किसको? जुल्फिकार खान को क्या बनाया गया? मीर बख्शी। ये भी एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था उस जमाने में, तो मीर बख्शी बनाया गया जुल्फिकार खान को। अब बहादुर शाह का जो राजपूतों के प्रति नीति थी, राजपूतों के प्रति बहादुर शाह की नीति कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। बहादुर शाह की नीति राजपूतों के प्रति जो रही वो अस्थिर रही, मतलब कि कोई स्पष्ट नीति नहीं थी कि राजपूतों के साथ इस तरह की नीति हम लोग अपनाएंगे, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं था। वो अस्थिर था। अस्थिर मतलब हिरार्की था, ऊपर नीचे कर सकता था, वैरी कर सकता था। तो ये कोई स्थिर नीति नहीं अपनाई इन्होंने राजपूतों के प्रति। इसने राजपूतों को अपने अधिकार में रखने की बहुत चेष्टा की। तो राजपूतों को अपने अधिकार में, मतलब मुगल साम्राज्य के अंडर में उनको रखने की इसने बहुत चेष्टा की, मतलब इसकी बहुत इच्छा थी कि राजपूतों को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाए, परंतु वह असफल रहा और इस कारण उसे अनेक समझौते भी करने पड़े थे। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने और मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ था। अतः उसने दोनों राज्यों से क्या किया? समझौता कर लिया। क्या किया? दोनों राज्यों से समझौता कर लिया। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने अपने राज्य मिल गए, परंतु उच्च मनसबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। तो जो उनकी मांग थी कि जो महत्वपूर्ण सूबा है और सूबेदारे का जो पद है, सूबेदारों का जो पद है, उसकी मांग थी, तो उसकी मांग, जो ये वाली मांग है, जो वो नहीं मानी गई। बाकी तो उनके अपने अपने राज्य, उनके राज्य को लौटा दिया गया। तो ये चीज़ था। अब हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा, जो बहादुर शाह की नीति मराठों और सिखों के प्रति किस प्रकार से थी, तो इसकी अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें तो बहादुर शाह प्रथम की नीति मराठा सरदारों के प्रति भी अस्थिर रही। कोई स्थिरता नहीं थी, कोई स्पष्ट राजनीति नहीं था उनके संदर्भ में। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी क्या करी? सरदेशमुखी दे दी। तो क्या किया कि मराठों को बहादुर शाह प्रथम ने दक्कन की सरदेशमुखी, वो एक प्रकार का कर का नाम है, एक प्रकार के कर का नाम था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी एक कर था, तो वो कर वसूलने की मंजूरी दे दी। कहाँ से? दक्कन की। तो दक्कन की सरदेशमुखी दे दी बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया, चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। उसने शिवाजी के पौत्र साहू को, जो कि 1669 ईस्वी से मुगलों की कैद में था, उसको क्या किया? मुक्त कर दिया और महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। बहादुर शाह ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर तथा एक बड़ा मनसब देकर सिखों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। ये कोशिश किया था बहादुर शाह प्रथम ने। किंतु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान प्रारंभ कर दिया और लोहगढ़ का किला, जिसे गोविंद सिंह ने
अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था, जिस पर बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया था, वह क्या किया, उसने वापस ले लिया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जाटों एवं बुंदेलों के प्रति बहादुर शाह की नीति कैसी रही। जाटों और बुंदेलों के प्रति बहादुर शाह की नीति किस प्रकार से रही, उसके बारे में बात करें तो बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामल से भी मित्रवत संबंध स्थापित किया था। चूड़ामल ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह यानी कि बहादुर शाह का साथ दिया था, तो इस प्रकार से इनकी मित्रता थी। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और भी खराब हो गई थी। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जो है वो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था और ख़राब हो गई थी बहादुर शाह, इसलिए शाह बेखबर भी कहा जाता है इसको। तो बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप शाही खजाने में जो शेष रकम बची थी वह भी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे इसके शासनकाल में गरीबी आ गया था, ये शाह बेखबर था। ठीक, बहादुर शाह की 1712 ईस्वी में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं या कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? सर सिडनी ओवेन ने कहा था। तो इस कोट को आप याद रखिएगा, इस कोट से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये किसने कहा था? सिडनी ओवेन ने। या फिर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा जा रहा है। बहादुर शाह के 4 पुत्र कौन कौन से थे? जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें जहांदार शाह विजयी हुआ। तो इसके 4 पुत्र थे, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शाह, रफ़ी उस शान और जहान शाह। इसमें इन सभी चारों पुत्रों में क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अंततः इस युद्ध में जहांदार शाह जीत जाता है और 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो अब हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में, अच्छा हाँ, इस कुछ चीज़ें थी। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में एक डच शिष्टमंडल आया हुआ था। कहाँ पर? इसके दरबार में। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, शायद इससे कुछ प्रश्न बनाए जा सकें, तो आप स्किप ना करें। बहादुर शाह के दरबार में कब? 1711 में। ये भी याद रखिएगा कि कब यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम के दरबार में शिष्टमंडल, डच शिष्टमंडल कब आया था? तो 1711 ईस्वी में। डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आया था? तो याद रखिएगा, जेसुआ केटेलार को याद रखिएगा। जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में भारत आया था। तो जो डच शिष्टमंडल था जो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया हुआ था, वो किसके नेतृत्व में आया था? तो जेसुआ केटेलार, आप याद रखिएगा। इस शिष्टमंडल का दरबार में जोरदार स्वागत किया गया जिसमें एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली स्त्री जूलियाना ने इनका स्वागत किया था। इसे बीबी या फिदवा आदि की उपाधियां दी जाती हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से शायद बनाए गए हैं, आप देख लीजिएगा। ना बनाए गए हो तो बनाए जाने के चांसेस बने हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे जहांदार शाह के बारे में। चारों पुत्रों में से जहांदार शाह क्या होता है? उत्तराधिकारी युद्ध में विजयी होता है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जहांदार शाह एक अयोग्य और कमजोर शासक था जिसे सद्व्यवहार और शिष्टाचार की कमी थी। मतलब जिसमें सद्व्यवहार और शिष्टाचार की कमी थी, एक अयोग्य शासक भी रहा है। जहांदार शाह ने गद्दी प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खान की सहायता ली थी। तो कुल मिला के याद रखिएगा, जो जहांदार शाह है वो जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जुल्फिकार खान की सहायता से ये गद्दी पर बैठा था, जिसे कालांतर में वजीर के सर्वोच्च पद पर तथा उसके पिता अरशद खां को वकील नियुक्त किया गया। अब चूंकि इसी के सहयोग से जहांदार शाह शासक बना हुआ है, तो इसको सर्वोच्च पद प्रदान करना सीधी सी बात है, करेगा ही। जो सर्वोच्च पद है वही प्रदान करेगा।
तो इसी की वजह से राजा बनता है। तो इसको जुल्फ़िकार खान को क्या बनाता है, ये सर्वोच्च पद किसका, वजीर का जो सर्वोच्च पद होता है उसको प्रदान कर दिया। इसके पिताजी को, जो जुल्फ़िकार खान के पिताजी थे, उनका नाम था अशद खां। अशद खां को वकील नियुक्त किया। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जहांदार शाह ने आमेर के राजा जो जयसिंह हैं इनको मिर्जा की उपाधि दी। तो सवाई राजा जयसिंह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, मिर्जा की उपाधि दी थी जहांदार शाह ने, याद रखिएगा। और उसके बाद कि जयसिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया गया, तो जयसिंह को सूबेदार बनाया गया मालवा का। तीसरी बात कि जहांदार शाह ने मालवा का सूबेदार किसे बनाया था, तो वो जयसिंह, मिर्जा जयसिंह को बनाया था। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, एक एक पॉइंट से कई कई प्रश्न निकल के सामने आते हैं। बात करेंगे मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। तो ये भी याद रखिएगा, मारवाड़ के जो अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी किसने, जहांदार शाह ने, और गुजरात का सूबेदार इन्होंने नियुक्त किया। मराठा को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। तो उसने क्या किया, ये कहा कि देखिए हम शर्त पूरी तरह से हम आपको चौथ वसूलने का अधिकार नहीं देंगे, चौथ आपको मिलेगा लेकिन वसूलने का अधिकार नहीं होगा। वसूलने का अधिकार हमारे अधिकारियों को होगा और हमारे अधिकारी चौथ वसूल कर आपको सौंप देंगे। तो ऐसा किया जहांदार शाह ने। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फ़िकार खान जो था, जिसकी सहायता से ये बना हुआ था शासक, तो जुल्फ़िकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की थी। तो जो जागीरों की और ओहदों की अंधाधुंध बंटवारा हो रहा था उस पर हल्का रोक लगाया जुल्फ़िकार खान ने। इससे क्या हुआ कि राज्य की वित्तीय हालत हल्का फुल्का सुधरने को आई थी। परंतु उसने एक गलत प्रवृत्ति, जो कि इजारा व्यवस्था, एक भू राजस्व व्यवस्था था, इसमें भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा थी। तो इसको इजारा व्यवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। इजारा व्यवस्था में क्या होता है कि भू राजस्व मतलब कि खेती बाड़ी का जो राजस्व होता है, जो कर वसूलना होता है, उसको ठेके पर दे दिया। तो ठेके पर देने से क्या होने लगा कि किसानों की जोरदार क्या होने लगा, उनका शोषण होने लगा। क्योंकि जो ठेकेदार होते थे वो बात कर लेते थे कि हम आपको इतने ज़मीन का इतना पैसा देंगे, तो वो क्या करते थे कि उतने ज़मीन से किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवा करके या ज़बरदस्ती उनसे अधिक से अधिक लगान वसूल करके, मतलब राजस्व वसूल करते थे ताकि उनको फ़ायदा मिले, मतलब अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। तो इससे क्या होने लगा, बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ने लगा। ठीक, तो ये इजारा व्यवस्था किसकी वजह से लागू किया गया था, वो जुल्फ़िकार खान की वजह से, जहांदार शाह के समय में। जहांदार शाह के वजीर जो थे जुल्फ़िकार खान, अपने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति सुभग चंद्र के हाथों में दे दिए, जिसके व्यवहार से सभी लोग त्रस्त हो गए थे। आगे बात करें तो अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुखसियर, ये जहांदार शाह का भतीजा था। तो अजीम उस्सान के पुत्र जो थे फर्रुखसियर, इसने हिंदुस्तानी गुट के अमीर जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ कर 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या करवा दी। क्या कर दी, उसकी हत्या करवा दी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो याद रखिएगा, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था, जहांदार शाह को। अगला शासक बनता है फर्रुखसियर, 1713 ईस्वी से 1719 तक शासक रहता है। फर्रुखसियर को मुगल बादशाह की गद्दी पर सैयद बंधु कौन थे, दोनों भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, दोनों भाई थे। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इतिहास में किंग मेकर किसको कहा जाता है, सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु कौन थे, दो भाई थे, कौन कौन, ये अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान,
सैयद बंधु थे, इनको किंग मेकर कहा जाता है। याद रखिएगा, किंग मेकर किसको कहा जाता था? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना गया इतिहास में। ठीक, तो क्या हुआ कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये बाराहा के सहयोग से मिली। क्या है? फर्रुख सियर को मुगल बादशाह की गद्दी सैयद बंधुओं के सहयोग से मिली। कुल मिला के इतना जानना है। सैयद बंधु ने फर्रुख सियर की गद्दी पर बैठते ही जजिया समाप्त करवा दिया था। ठीक, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली खान को मीर बख्शी का पद एवं अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किया। किसने? फर्रुख सियर ने। तो याद रखिएगा, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया। पद किसका दिया? वजीर का पद है ये। और उपाधि किसकी दी? उपाधि दी कुतुबुल मुल्क। कुतुबुल मुल्क की क्या दी? उपाधि थी। ठीक, अब आती है बारी हुसैन अली खान को। हुसैन अली खान को पद दिया मीर बख्शी का और उपाधि जो दी वो अमीर उल उमरा की उपाधि दी। तो याद रखिएगा, इसकी उपाधि है। तो अब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुसैन अली खान को फर्रुख सियर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अमीर उल उमरा की। या फिर इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि अमीर उल उमरा की उपाधि फर्रुख सियर ने किसको प्रदान की थी? तो हुसैन अली को। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि अमीर उल उमरा की उपाधि हुसैन अली को किसने प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर। ये याद रखिएगा। उसी प्रकार से अब्दुल्ला खान के संदर्भ में भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्रुख सियर के शासनकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर गुरदासपुर में पकड़ा गया और 19 जून 1716 ईस्वी को मारा गया। किसके शासनकाल में? फर्रुख सियर के शासनकाल में। उसने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। तो ये एक पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण निकल के आता है। बाकी सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपेक्षाकृत ये महत्वपूर्ण है। तो उसने क्या किया? किसने? फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत, मतलब कि वो सहायता मिलता है उनको अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में। और दूसरा कि वो आगे चल के उनका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों को आगे मिलेंगे। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक जो साहू था, तो मराठा शासक साहू को स्वराज्य तथा दक्कन के प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। तो बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। तो पॉइंट क्या है कि सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू को स्वराज्य तथा दक्कन के प्रांतों की चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने के अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। ठीक है, किसने? सैयद बंधु ने। किसके साथ? मराठा शासक साहू के साथ। ऐसा उन्होंने क्या किया? समझौता कर लिया। और बदले में क्या दिया? बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गए। कौन? साहू। ठीक, फर्रुख सियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। सॉरी, एक चीज पिछले हम लोग मिर्जा राजा सवाई, हाँ, फर्रुख सियर ने सवाई की उपाधि दी। और जो इससे पहले जो हम लोगों ने शासक बात किया उसने किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? मिर्जा की उपाधि दी थी। और इसने क्या दिया है? इसने सवाई की उपाधि दी है। किसको? जयसिंह को सवाई की उपाधि दी है। याद रखिएगा, फर्रुख सियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी है। अगले पॉइंट की बात करें तो 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं में हुसैन अली खान ने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे मुगलों को सैन्य सहायता देंगे, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। तो 1719 में क्या हुआ था कि सैयद बंधुओं में से जो हुसैन अली खां था, हुसैन अली खां ने जो उस समय का तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ था उससे दिल्ली की संधि की। तो कुल मिला के दिल्ली की संधि हुई 1719 में किसके बीच में?
हुसैन अली खान और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में। उस संधि में हुआ क्या, इस संधि में ये बात हुआ कि मुगल साम्राज्य में प्रभु सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे मुगलों को सैन्य सहायता देंगे। तो मुगल साम्राज्य में क्या हो रहा है कि प्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए मराठे सैन्य सहायता देंगे मुगलों को, और बदले में मराठों को क्या मिलेगा, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। मराठों को मुगलों के द्वारा ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। ऐसा संधि होता है सैयद बंधुओं में से हुसैन अली खान और बालाजी विश्वनाथ के बीच में। ये संधि कहाँ होती है, दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली की संधि 1719 में होती है। संधियों को इस प्रकार से याद रखिएगा, शायद मिलाने के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संधियों को आप इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बात करें फर्रुखसियर के बारे में, तो मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया गया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो मराठों से सैन्य सहायता लिया गया। अभी पिछले हम लोगों ने बात किया था कि मराठों से सैन्य सहायता लिया गया। अब्दुल्ला खान ने, उसने लिया था। किसने, जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु में से एक भाई था हुसैन अली खान। तो हुसैन अली खान ने मराठों से सैन्य सहायता की मांग की थी दिल्ली के संधि में। तो मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर उसको अंधा बना दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। फर्रुखसियर को दुर्बल कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। घृणित कायर किस उत्तर मुगल शासक को कहा जाता है, फर्रुखसियर को। या उल्टा पूछ सकता है कि फर्रुखसियर को क्या कहा गया है, तो घृणित कायर कहा गया है। फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच में अगला शासक कौन बनता है, मोहम्मद शाह। तो फर्रुखसियर की हत्या होती है और मोहम्मद शाह शासक बनता है। तो इस बीच में जितना समय लगता है, उस बीच में सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दराज को क्या किया था, शासन पे बैठा था, मतलब मुगल शासक बनाया था। तो इन दिनों में कुछ ही समय में, मतलब जब तक फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है उससे लेकर के जब तक अगला शासक मोहम्मद शाह नहीं बन जाता है, उससे कि छोटे से अल्पकाल में दो शासक आते हैं। दोनों शासक को शासक बनाने का कार्य होता है सैयद बंधुओं का। तो वो दोनों शासक होते हैं रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। ठीक है, इनका डेट वोट मत याद रखिएगा, बस याद रखिएगा कि रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला को क्या किया, मुगल बादशाह बनाया था। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अगला राजा बन जाता है 1719 से लेकर 1748 तक ये शासक रहता है। रोशन अख्तर इसका नाम था। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह का असली नाम, वास्तविक नाम जो था वो था रोशन अख्तर। क्या नाम था उसका, वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1719 में ये शासक बनता है सैयद बंधुओं की सहायता से। याद रखिएगा, सैयद बंधु कितने राजा बना दे, कुल मिला के चार राजा बना देते हैं। हम लोगों ने रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात, मोहम्मद शाह, इससे पहले फर्रुखसियर की बात की। तो उन सभी राजाओं को, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कितने राजाओं को सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने, प्रशासन के प्रति लापरवाह तथा युवतियों का शौकीन होने के कारण इसे रंगीला कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला कहा जाता था मोहम्मद शाह को। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत होता है, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। तुरानी दल के नेता निज़ाम उल मुल्क, जिसको चिनकलीज़ खान भी कह सकते हैं, तो निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो निज़ाम उल मुल्क या चिनकलीज़ खान द्वारा क्या किया गया, सैयद बंधुओं का दमन किया गया। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अतः उसे मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया, किसे, चिनकलीज़ खान को। परंतु निज़ामुल मुल्क बादशाह के संकालु स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों तथा षड्यंत्रों से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। तो निज़ामुल मुल्क क्या होता है, वहाँ से
वापस चला जाता है। किस चीज़ से? जो बादशाह मोहम्मद शाह है इसको संकालू स्वभाव और फिर दरबार में जो निरंतर झगड़े हो रहे हैं, जो षड्यंत्र हो रहा है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, एकदम दरबार अस्थिर है, उन चीज़ों की वजह से निज़ामुल मुल्क वापस दक्कन चला जाता है, मतलब कि वज़ीर का पद छोड़कर दक्कन चला जाता है। वहाँ क्या करता है 1724 में निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो वहाँ जाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। तो जो स्वायत्त राज्य है हम लोग इसके भी बारे में पढ़ेंगे। जो देख रहे हैं मेन हेडिंग क्या है हम लोगों का, उत्तर मुगल काल एवं प्रांतीय स्वायत्त राज्य। तो स्वायत्त राज्य में ये हैदराबाद निकल के सामने आता है, तो इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से बात करेंगे। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना की मोहम्मद शाह ने, उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। तो हैदराबाद की स्थापना की तो मोहम्मद शाह ने क्या कहा कि चलो ठीक है, हो गया, तुम अलग से राज्य बना लो। ठीक। मोहम्मद शाह के काल में ही अवध के सूबेदार सआदत खान ने अवध से अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया था। तो कुल मिला के ये जानना है कि सूबेदार सआदत खान, बुरहानुल मुल्क सआदत खान क्या किया मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही, क्या करता है, अवध से अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। अवध से नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं मुगलों से अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया, मतलब अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुगलों लिख दीजिए, सही रहेगा। ठीक है, मुगलों से क्या किया इसने, अवध को स्वतंत्र कर लिया, मतलब कि इस अवध को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, अवध। तो किसने? सूबेदार सआदत खान ने। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में, याद रखिएगा। इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्वायत्त राज्य क्या हो रहे हैं, अस्तित्व में आ रहे हैं। 1 मार्च 1737 में मराठों ने लगभग 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की, परंतु उनका किसी ने विरोध नहीं किया। वो चढ़ाई कर दिए, उनका विरोध किसी ने किया ही नहीं। ठीक। 17 जनवरी 1738 में मुगल सम्राट तथा मराठों के मध्य सिरौंज के समीप संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट ने मराठों का अधिकार नर्मदा से चंबल तक स्वीकार कर लिया। अब नर्मदा से चंबल तक मराठों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद शाह के द्वारा उनका यहाँ तक अधिकार स्वीकार कर लिया गया। बदले में क्या किया? बदले में मराठों ने 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी। किसको? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह ने कहा ठीक है, आपका जो चंबल से नर्मदा तक आप शासन करिए, आपका ही क्षेत्र हो गया, मराठा के अंदर आप शामिल कर लीजिए, ऐसा इन्होंने कह दिया। तो बदले में मराठों ने खुश होकर क्या किया कि 50 लाख रुपए मोहम्मद शाह को दे दिए कि लीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुगल शासन के मुगल शासन के पतन के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो भारतीय शक्ति की बात करें, जो भारत में जो प्रमुख शक्ति थी उसकी बात करें तो मराठे एकमात्र ऐसी शक्ति थे जो कि मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रहे थे। हम कहें कि शायद 1761 में जो पानीपत का युद्ध होता है, शायद वो युद्ध नहीं हुआ होता तो देश का परिदृश्य कुछ और होता, क्योंकि उसमें मराठे पूरी तरह से टूट गए, एकदम पूरी तरह से उनकी कमर टूट गई, वहीं से मराठों का पतन हो गया। नहीं तो मराठे बड़ी तेजी से उभर रहे थे और हो सकता है आगे चलकर अंग्रेजों का सामना मजबूती से करते, या फिर अंग्रेज इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि कोई अगर केंद्रीकृत सत्ता स्थापित होती भारत में तो वो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने देखा कि भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता है नहीं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारे के सारे छिटपुट छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे हैं और मुगल शासक भी ऐसे कमज़ोर टाइप के, अय्याश टाइप के या किसी तरह के जो मुगल शासक आ रहे हैं वो हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं राजकाज पे। तब उन्होंने जाकर राजनीतिक हस्तक्षेप स्टार्ट किया, राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया था। हालांकि उससे पहले भी देखा जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप आप यहाँ से देखना शुरू कर देंगे। तो अगर हो सकता है कि मराठे एकदम मजबूती से, जिस तरह से मजबूत मुगल साम्राज्य था उससे अधिक मजबूती से अगर मराठे स्थापित होते भारत में तो शायद भारत का परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन 1761 में इस युद्ध में क्या होता है, पानीपत के युद्ध में जो अफगान शासक था वो आया था, यहाँ से युद्ध हुआ और इसमें मराठों की कमर टूट गई। यहाँ से मराठे धीरे धीरे पीछे बैकवर्ड हो गए। तो क्या हुआ कि मुगल शासक के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक
सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए तथा मराठों ने ही संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना की। तो संयुक्त भारत मतलब सारे के सारे भारत को, मतलब जो क्षेत्र थे छिटपुट इधर उधर सबको मिलाकर एक करने की संकल्पना की थी मराठों ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुए आक्रमण निम्न प्रकार थे। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में कुछ, जैसे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता, उसका नादिर शाह वगैरह का आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में। तो नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, अफगान शासक था ये नादिर शाह, याद रखिएगा, नहीं फारस का शासक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने 1738-39 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण किया था। तो फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया है भारत में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन खान और खाने दौरान के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें बाद में सआदत खां भी शामिल हो गया था। तो ये सभी क्या करते हैं? जाके नादिर शाह के आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद शाह इन लोगों को भेजता है रोकने के लिए, उसके आक्रमण को असफल बनाने के लिए। 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। फिर भी निज़ामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए हर्जाना देकर क्या किया? नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत कर दिया। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध होता है। करनाल के युद्ध में क्या होता है? मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होता है। निज़ामुल मुल्क ने क्या किया? निज़ामुल मुल्क समझौता कर लेता है नादिर शाह की, लीजिए 50 लाख रुपए और वापस चले जाइए आप। और वो मान भी जाता है, जो नादिर शाह है वो मान भी गया कि चलिए ठीक है 50 लाख रुपए लेकर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि इससे क्या हो, जब निज़ामुल मुल्क ने क्या किया, 50 लाख रुपए में उसको मना लिया, तो निज़ामुल मुल्क क्या हो जाता? मोहम्मद शाह के नज़र में एक मजबूत हो जाता, मतलब कि बहुत बड़ा ओहदा हो जाता निज़ामुल मुल्क का। तो निज़ामुल मुल्क की स्थिति मजबूत ना हो, मोहम्मद शाह के नज़रों में ये बड़ा ना बने, ऊंचा ना बने, इसके वजह से क्या हुआ कि जो अवध का नवाब था सआदत खां, उसको जलन हुआ कि ये क्या हुआ कि वो बड़ा बन जाएगा, उसके मोहम्मद शाह के नज़दीक हो जाएगा, उसका विश्वास पात्र हो जाएगा, उसको मोहम्मद शाह ज़्यादा मानेगा निज़ामुल मुल्क को, क्योंकि निज़ामुल मुल्क ने मना लिया है उसको वापस भेजने के लिए। अगर सच में नादिर शाह वापस चला गया तो उससे खुश हो जाएगा। तो ये इससे क्या होता कि अवध के नवाब जो सआदत खां था उसको ये मंजूर नहीं था कि निज़ामुल मुल्क विश्वास पात्र बने मोहम्मद शाह का। तो आगे क्या होता है कि परंतु क्या होता है, 50 लाख रुपए लेकर के नादिर शाह वापस जा रहा है। अब देखिए आगे की कहानी क्या होती है। परंतु अवध के नवाब सआदत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह बादशाह मोहम्मद शाह और निज़ाम को बंदी बना ले तथा राजधानी दिल्ली में संचित अपार खजाने को प्राप्त करे। तो उसने क्या किया? आमंत्रित कर दिया कि देखो ऐसा है कि 50 लाख रुपए दे के तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया गया, दिल्ली में बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, तुम आओ, मोहम्मद शाह को और जो निज़ामुल मुल्क है उसको क्या कर लो? कैद कर लो और राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करो और जितना धन है उठा के ले जाओ। ठीक है। इसके पश्चात नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। तो वापस आता है, वापस आके 57 दिन तक दिल्ली में रहा, लूटपाट कत्लेआम मचा के यहाँ पे चला गया। 1739 में वापसी के समय नादिर शाह मुगल राज सिंहासन तख्ते ताऊश, कोहिनूर हीरा तथा मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गए। तो ये कोहिनूर का हीरा क्या नादिर शाह इसी समय ले जाता है 1739 में। 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई, काम खत्म उसका। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी था कौन? अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। तो 1748 से 1767 तक कम से कम 7 बार ये क्या होता है? 7 बार आक्रमण करता है।
कितनी बार? 7 बार आक्रमण करता है 1748 से 67 के बीच में भारत पर आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा है। 7 बार आक्रमण करता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी या तो फिर युग का मोती कहा गया है। किसको? अहमद शाह अब्दाली को याद रखिएगा। नादिर शाह ने उसके बारे में कहा है, नादिर शाह ने किसके बारे में कहा? अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है, ये कहता है कौन? नादिर शाह कहता है। किसके लिए? अहमद शाह अब्दाली के लिए। 1748 से लेकर के 67 के दौरान उसने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की सेना को पराजित कर दिया। तीसरी लड़ाई में मराठों की सेना को पराजित कर दिया। तो 1761 में भी होता है पानीपत का युद्ध। इस लड़ाई में क्या किया? मराठों को पराजित कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह का इस युद्ध में भाग लेने का तत्कालीन कारण मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना था। 1767 ईस्वी में अब्दाली का अंतिम आक्रमण सिखों के विरुद्ध हुआ था। ये भी चीज याद रखिएगा। अब अगला शासक बन के कौन आता है? मोहम्मद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह कब से? 48 से लेकर के 54 तक ये मुगल सिंहासन पर बैठते हैं। कब से? 1748 से लेकर के 1754 तक मुगल सिंहासन पर इन्होंने राज किया। इनके बारे में बात करें तो 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो 1748 में याद रखिएगा, 26 अप्रैल को। इसके काल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। 2 बार दूसरे के शासनकाल में किया है, बाकी 5 बार क्या किया है? इन्हीं के शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया है। तो इस प्रकार से अगर कभी प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक बार आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासनकाल में किया है, तो कुल 5 बार अहमद शाह के शासनकाल में इसने किया है। अहमद शाह अब्दाली उसका नाम था, इसका अहमद शाह, दोनों का नाम सेम है, इसलिए बहुत आक्रमण किया इसने। इसलिए नहीं, आप इसलिए रीज़न जो कारण और कथन आता है तो उसका कारण मत दीजिएगा कि दोनों एक नाम है, दोनों का नाम सेम है इसलिए ऐसा किया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में कुल 5 बार आक्रमण किया हुआ है। इसके शासनकाल में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता ऊधमबाई, इनकी उपाधि थी किबलाए आलम, वो कर रही थी। उसने हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो नवाब बहादुर की उपाधि जावेद खान एक हिजड़ा था, उसको प्रदान की थी। उसने सफदर जंग को अपना वजीर तथा कमरुद्दीन के पुत्र मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार बनाया था। सफदर जंग ने जब जावेद खान की हत्या करवा दी तो सफदर जंग कौन है? सफदर जंग यही है जिसने अपना वजीर उसने सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया। तो सफदर जंग को वजीर नियुक्त किया गया है अहमद शाह के शासनकाल में। इसने क्या किया कि जावेद खान जो कि एक हिजड़ा है उसकी हत्या करवा दी। तब अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया। तब वजीर किसको बना दिया? इमाद उल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया। गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर उसकी आंखें निकलवाकर सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया तथा नजीमुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। तो ये जो इमादुल मुल्क है, इमादुल मुल्क जिसको क्या अहमद शाह ने क्या किया है? अपना वजीर बनाया है। इसने क्या किया? मराठों का सहयोग लिया और अहमद शाह को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और अहमद शाह का आँख निकलवा दिया। आँख निकलवाकर अलीगढ़ की जेल में डाल देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कि अजीमुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, उसको आलमगीर द्वितीय की उपाधि दी और उसी के साथ क्या किया? गद्दी पर बैठा। तो अगला शासक कौन बनता है? आलमगीर द्वितीय। बात करेंगे आलमगीर द्वितीय के बारे में। इसने 1754 से 1759 तक मुगल शासन पर राज्य किया है।
आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था, क्योंकि इमादुल मुल्क ने ही क्या किया था, उसको इससे पिछले शासक को क्या किया, उसने मतलब उसका आँख ऊँख निकलवा के गद्दी से हटा दिया, गद्दी से हटा के आँखों को उसका निकलवा के बंद कर दिया था। तो इमादुल मुल्क की सहायता से ही आलमगीर द्वितीय क्या करता है, शासन पे बैठता है। अब चूंकि इमादुल मुल्क की सहायता से ही शासन पे बैठता है, तो इसलिए इमादुल मुल्क का ये कठपुतली मात्र बना रहता है, बाकी सारी चीज़ें इमादुल मुल्क के हाथ में रहती है। इसका वास्तविक नाम अजीमुद्दीन था। इसका क्या था, वास्तविक नाम अजीमुद्दीन था आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय ने जो गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क था उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो चूंकि कठपुतली बन के था तो अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा था कि षड्यंत्र करके उसको हटा देंगे। तो इमादुल मुल्क के खिलाफ क्या किया, इमाद उल मुल्क के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। किंतु षड्यंत्र का भेद खुल जाने पर गाजीउद्दीन ने क्या किया, गाजीउद्दीन का मतलब ये है कि इमादुल मुल्क ने क्या किया, उसने सत्ताच्युत कर उसकी हत्या करवा दी, मतलब सत्या से हटा करके उसकी हत्या करवा दी। जब उसे पता चला कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसको राजा हमने ही बनाया और हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहा है, इसलिए इसको हटाया वहां से और उसकी हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह बनाया गया। तो अगला शासक मुगल शाह, मतलब कौन बनता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब बात करेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। ये 1759 से लेकर 1806 तक मुगल गद्दी पर बैठा था। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था, ये चीज़ याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। तो कुल मिला के कह ये रहा है कि स्टार्टिंग में क्या किया, शाह आलम द्वितीय अपनी राजधानी से दूर था इस शुरुआती दिनों में। शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के सम्राट थे और अपने अमीरों, मराठों अथवा अंग्रेजों के हाथों की कठपुतलियां थे। ये कुल मिला के जो उनके आमिर थे वो उसकी बात कर लें, जो कि कभी कभी वजीर हुआ करते थे, जैसे पिछला राजा था वजीर का कठपुतली था, तो वजीर की बात कर लें या मराठों की ही बात कर लें या फिर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतलियां हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय और उनके बाद के जो राजा हुए। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इसी के शासनकाल में दोनों युद्ध लड़े जाते हैं। बक्सर के युद्ध में इसने बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, मीर कासिम का साथ दिया, किसमें, अंग्रेजों के विरुद्ध जो होता है बक्सर का युद्ध उसमें। इसी युद्ध में कासिम की ओर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी हिस्सा लिया था। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। कहाँ की, इलाहाबाद की संधि। तो ये जो बक्सर का युद्ध है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि रिलेटेड है कहीं ना कहीं इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यूपी स्पेशल हमें पढ़ना होगा तो इसको हाईलाइट करना होगा वहाँ पे। तो इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन नियाक्ता, एक मिनट ये कहाँ गया, तो इसका क्या करना पड़ा, पेंशन याक्ता बनकर रहना पड़ा, मतलब कि उनकी पेंशन पे ये जीवन व्यतीत करना पड़ा इसको। 1772 में क्या हुआ, 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया 1772 ईस्वी में। उसके समय में ही 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर अधिकार किसके शासन में हुआ है, अंग्रेजों, इसके समय में 1803 में, यानी कि 1806 से पहले है 1803, तो शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में यानी कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। रुहेला सरदार मुगल कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। किसने, इसने रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने। कौन, एक मिनट, और रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने ऐसा किया, क्या किया, शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी, ठीक है, उसको अंधा करके।
अब अगला जो राजा बनता है वो अकबर द्वितीय बनता है। 1806 से लेकर के 1837 तक अगला राजा जो बनता है वो होता है अकबर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बना। यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी ही बना रहा। ठीक, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो अंग्रेजों के संरक्षण में पहले बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह याद रखिएगा अकबर द्वितीय था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इसके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय थे, अकबर द्वितीय ने ही इनको क्या की थी, राजा की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तथा उन्हें अपनी पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने अपनी पैरवी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा था। इसी के समय में 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। तो मुगलों के सिक्के किस समय बंद किए गए थे, तो मुगलों के सिक्के बंद किए गए थे अकबर द्वितीय के समय में। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने के मौके बने हुए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय के समय में मुगलों के सिक्के 1835 में क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। ये डेट भी याद रखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से हाईलाइट करके। 1837 में क्या हो गई, इसकी अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह द्वितीय। ये 1837 से लगा करके 1862 तक रहता है। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक बनता है। तो याद रखिएगा, इसकी एक विशेषता और ये है कि ये अंतिम मुगल शासक है। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविता तथा शायरी लिखते थे। तो बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, तो जफर के नाम से कविता और शायरी ये लिखते थे, इसलिए वे बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। यहाँ 1862 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आज का वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। तो हम लोग अगले वीडियो में लेकर के मिलेंगे क्या, जो राज्य थे, क्या थे, जो राज्य थे, प्रमुख राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।